Hi everyone, welcome to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. Myself Reshma, I am chemistry faculty here. So today we will discuss CDS 2024 second chemistry questions only. तो आज ना इन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग जानेंगे जो अभी हमारा पेपर हुआ है उसमें केमिस्ट्री के कैसे क्वेश्चंस आए हैं और कैसे आपको उनको सॉल्व करना था। तो ये आपके PYQs हैं जो अभी 2024 वाला पेपर हुआ है उसके सेकेंड 24 ओके। तो लेट्स स्टार्ट। Okay, look at this first question. At this first question, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या बोलते हैं पहले एक बार रीड करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट कहते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोलाइड्स इज द डिस्पर्सिंग मीडियम अ लिक्विड, राइट। इस क्वेश्चन के बेसिकली दो आंसर्स हैं। जैसे डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड किस में है, तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मिस्ट, फोम, जेली और शेविंग क्रीम, इस तरह के क्वेश्चंस आपके PYQs में भी आए हुए हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो मिस्ट का डिस्पर्स मीडियम भी लिक्विड है, राइट, एंड शेविंग क्रीम का भी डिस्पर्स मीडियम जो है वो लिक्विड है। तो यहाँ कंफ्यूजन आता है कि भाई दो हमारे पास है और दोनों ही करेक्ट हैं एंड दोनों का ही जो मीडियम है वो क्या है आपका, वो गैस और सॉलिड है। तो बेसिकली एक इसी तरह का क्वेश्चन हमारे 2023 में भी आया था। वहां पर एक एग्जाम्पल दिया था, सेम सीडीएस एंट्री में ही था कि म्योनीज इज इन फॉर्म ऑफ। तो म्योनीज में भी क्या होता है, तो क्रीमी स्ट्रक्चर होता है। तो हम इसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि ये क्वेश्चन अभी न्यूली आया है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन तो पहले भी आए हुए हैं आपके एग्जाम में। बेसिकली जहां पर भी हमारा क्रीम स्ट्रक्चर होता है वो हमारे कोलाइडल्स में ही आता है, और जब हमारे कोलाइडल्स में आता है तो वहां पर ये क्रीम टर्म है ना। कोलाइडल में जिसमें डिस्पर्स मीडियम लिक्विड है, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है। जब भी PYQs करें, जब भी आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन दें, और अगर आपको क्वेश्चन बहुत इजी लैंग्वेज में लग रहा हो तो उसको 1 मिनट एक्स्ट्रा दीजिए, उस क्वेश्चन को एक दो बार रीड कीजिए ताकि आपको फील हो कि एग्जैक्टली डिफरेंसेस कहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास दो आंसर करेक्ट हो गए। मिस्ट में भी जो डिस्पर्सिंग मीडियम है वो लिक्विड है और शेविंग क्रीम में भी लिक्विड है। नाउ हमें कौन सा चूज करना है, तो मेजॉरिटी टर्म्स में नाउ वी गोइंग टू द अमाउंट। तो अगर हम अमाउंट के टर्म में बात करें तो लिक्विड जो क्रीम स्ट्रक्चर होता है उसमें लिक्विड फेज की अमाउंट थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए वी विल गो विद दिस, ठीक है। तो इसमें अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ आपका शेविंग क्रीम। इवन कोई भी ऑप्शन होगा अगर उसमें क्रीम टर्म है तो ये समझ जाइए कि उसमें जो डिस्पर्स मीडियम है वो लिक्विड है। हालांकि मिस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, बट मिस्ट में क्या है, गैसेस टर्म्स हैं, और इसमें जो है द सम ऑफ सॉलिड टर्म्स भी हो सकते हैं, और दैट डिपेंड्स ऑन गैस भी हो सकता है, इवन कुछ में तो लिक्विड भी है ना। तो अगर हम इन सारे ऑप्शंस में देखें तो मोस्ट प्रोबेबली जो लग रहा है वो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। तो होप आप लोग को समझ में आया होगा कि इस वाले क्वेश्चन को आप लोग जो भी करके आए हैं वो कैसा क्वेश्चन करके आए होंगे, क्या आंसर करके आए ना। थोड़ा कंफ्यूजिंग था, बट हाँ कंफ्यूजिंग था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन बताते हैं आपको, कंफ्यूजन क्या है। कंफ्यूजन ये है कि क्वेश्चन क्या दिया, द टू आइसोटॉप्स ऑफ द एलिमेंटल क्लोरीन आर। अभी क्या है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट के मन में चल रहा होगा ऑप्शंस में तो सब में कैपिटल C दिया हुआ है, और कैपिटल C से तो हम कार्बन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये यूपीएससी से कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा दिया है। सिंपल ये कि लेट्स सी कि स्टूडेंट इस ऐसे सिचुएशन को कैसे जज करेगा। यहां पर अगर मेंशन कर दिया क्लोरीन, तो अगर क्लोरीन में यहाँ पर वो कोई भी सिंबल्स डाल देता है तो दैट मीन टॉकिंग अबाउट दैट, मतलब यहाँ पर अगर सी की जगह ए पर भी होता तो हम उसको भी क्लोरीन ही कंसीडर करते हैं ना। तो डोंट बी कंफ्यूज, है ना, कंफ्यूज होना ही नहीं होता। खैर अभी तो एग्जाम हो चुका है, अभी यहाँ पर टॉकिंग अबाउट द आइसोटॉप। ऐसा कोई पेपर अब तक सीडीएस एंट्री का नहीं हुआ जिसमें इन टर्म से क्वेश्चन ना आए हो, जैसे आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इन चारों में से एक टर्म पर क्वेश्चन एवरी एग्जाम में आता ही आता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन था, क्योंकि एज वी ऑल नो कि 35 तो होता ही होता है क्लोरीन का, है ना। तो ये तो है, अब 35 तो हमारे पास 3 में है, दैट्स मीन हमने एलिमिनेट किया बी वाले ऑप्शन को। अब आगे देखते हैं उसमें 35 के बाद यहाँ पर टॉकिंग अबाउट द आइसोटॉप्स। अगर अभी भी कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको नहीं पता आइसोटॉप क्या होता है, तो मैं यहाँ पर दो एलिमेंट्स लिखकर दिखाती हूँ। सपोज वन इज एक्स और वाई,
हमेशा यहाँ पर एटॉमिक मास होता है और यहाँ पर होता है एटॉमिक नंबर। तो अगर यहाँ एटॉमिक नंबर ए है तो यहाँ पर भी एटॉमिक नंबर ए है, यहाँ पर मे भी कुछ भी हो, सपोज दिस इज बी और सी, तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों आइसोटॉप्स हो गए। तो आइसोटॉप्स की डेफिनेशन क्या हो गई, आइसोटॉप की डेफिनेशन हो गई हैविंग अ सेम एटॉमिक नंबर। तो अगर हम यहाँ पर सेम एटॉमिक नंबर की बात करें तो बी और सी ऑप्शन में एटॉमिक नंबर सेम नहीं है। टॉकिंग अबाउट द आइसोटॉप्स, एलिमिनेट करा। अब हमारे पास दो चॉइसेस है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। अब हमें ए और डी में से किसको चूज करना है, तो वी विल गो विद दिस, क्योंकि ये 35 के बाद 37 में एग्जिस्ट करता है। हालांकि एक ये 36 की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत कम होती है, इवन अगर हम अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो वो नेग्लिजिबल टर्म कंसीडर करता है। इसलिए 35 के बाद जो स्टेबिलिटी आती है वो 37 वाले की आती है, इसलिए द करेक्ट ऑप्शन इज दिस, राइट। तो ये दिस इज द, इसमें कंफ्यूजन था, अगर स्टूडेंट बोल रहा है भाई कार्बन देखकर कंफ्यूज होना है, तो ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि जब आप प्रॉपर मेंशन कर रहे हैं तो आप सिंबॉलिक एलिमेंट्स में चेंजेस कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, हम क्वेश्चंस या ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं ना। चलिए अभी नेक्स्ट वाले पर आ जाते हैं, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट यस, दिस इज which one of following metal is not stored in a oil। यहाँ पर भी बात करते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक इजी तरीका था, वो देखिए ये इतना इजी क्वेश्चन लग रहा है बट एक्चुअली ये क्वेश्चन इजी नहीं है। फॉर एग्जांपल हम सबने पढ़ा हुआ है, लाइक बहुत बेसिक्स है ना, मतलब जिसने 10th क्लास के बाद साइंस नहीं भी पढ़ी है उसने मेटल रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, उसको वहां से भी पता है कि सोडियम एंड पोटेशियम ये हाईली रिएक्टिव मेटल होता है ना, हाईली रिएक्टिव, तो इनको ऐसे एनवायरनमेंट में ओपन नहीं छोड़ा सकता और वाटर के अंदर भी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वाटर के अंदर क्या होता है, ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये रिएक्ट कर जाते हैं। इसलिए जब भी इनको प्रोटेक्ट किया तब भी इनको रखना होता है ना आपको, तो हम इसको ऑयल में डालते हैं। जैसे आपने 9th क्लास की एनसीईआरटी में देखा होगा कैरोसिन ऑयल में कौन से मेटल्स रखे जाते हैं, तो सोडियम और पोटेशियम तो ऑलरेडी रखे जाते हैं। यहाँ पर बोला गया वो कौन से मेटल है, इज नॉट स्टोर्ड इन, तो ये दो तो एलिमिनेट किए, राइट। नाउ द अदर, यार रुबीडियम और लिथियम कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस में स्टक होते हैं। तो अगर हम इसमें स्टक होते हैं और हमें लगता है यार इसमें पता नहीं कौन सा चूज करना होगा, तो हमें अगर कुछ भी नहीं पता होता, नहीं कुछ भी नहीं, कुछ तो पता होगा, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है ना। तो रिएक्टिविटी के टर्म पर हम लोग बात कर सकते हैं। अभी यहाँ पर अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर ये चारों के चारों रखे जाते हैं, बट अभी हमारे पास इन दो ऑप्शंस में से ये जो एलिमेंट है आपका लिथियम, ये लाइक बहुत कम कंडीशंस ऐसी होती है जहां पर ये रखा जाता है। वो जो कंडीशंस होती है वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती है। इन्वायरमेंटल कंडीशंस का मतलब दैट डिपेंड्स ऑन हाई प्रेशर या लो प्रेशर, टेम्परेचर, तो ये वो उन सारे फैक्टर्स पर होता है, मतलब इट्स नॉट ऑलवेज। हाँ, ये तीनों जो होते हैं ये तीनों रखे जाते हैं ऑयल में, बट लिथियम रेयरेस्ट रखा जाता है, इसलिए वी विल गो विद लिथियम। तो अगर आपको नहीं भी पता था तो आपने कैसे करना था, आपने देखा था इनमें से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, तो वैसे ही वहां पे कर सकते हैं आप। तो होप यू गॉट दिस राइट। नाउ नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस का लेवल जो है वो इजी था, बट लैंग्वेज में ट्रिकी करने की कोशिश करी गई और ट्रिकी करा भी गया। अभी ट्रिकी करने में यहाँ पर जो स्टेटमेंट यूज करे गए, इफ यू कंपेयर इट विद योर 2024 फर्स्ट पेपर, हाँ, तो वहां पर आपने देखा होगा बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ रहे थे, स्टेप्स वाले क्वेश्चंस आ रहे थे। यहाँ एकदम से चेंजेस करा गया, ऑलमोस्ट डायरेक्ट वाले क्वेश्चन से। ये वही है जो आपका अब तक का 23 तक में आ रहा था। 23 सेकंड से हालांकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आने स्टार्ट हुए थे, तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं होते। और इजी क्वेश्चंस वो होते हैं जब आपको एक ऑप्शन चूज करना होता है। अब आप बोलोगे सभी में तो एक ऑप्शन चूज करना है, नॉट लाइक दैट, मतलब कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। करेक्ट चूज करना बहुत ईजी होता है, बट अगर ये वर्ड बोल दिया जाए ना नॉट, आप देखो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आए ऑलमोस्ट सभी में नॉट वर्ड डाला गया है, तो नॉट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। बट ये कंफ्यूजन उस स्टूडेंट को होगा जिसने ना बेसिक से नहीं पढ़ा। मतलब हम लोग क्या करते हैं, वी जस्ट ट्राइंग कि यार रट्टा मार लेते, रट्टा मार के नहीं होगा। यहाँ पर आपको उसके बेसिक्स को भी करना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन पहली बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ये सेम फॉर्मूला वाइज, रिएक्शन वाइज
या ये आपके एग्जाम में आई थिंक 2022 और 2021 के एक पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। बेसिकली पोटेशियम नाइट्रेट दो तरह से यूज किया जाता है। एक तो गन पाउडर, अगर आपसे बोला जाता है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ गन पाउडर, तो दिस इज योर पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट गन पाउडर है। हालांकि जब हम इसे गन पाउडर में बात करते हैं तो कभी भी गन पाउडर में पोटेशियम नाइट्रेट ही नहीं डालते, उसमें दो एलिमेंट्स और डाले जाते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन एक्सप्लोसिव रेट में, वो टॉपिक थोड़ा सा अलग है। यहाँ से पोटेशियम नाइट्रेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो पोटेशियम नाइट्रेट एज अ फर्टिलाइजर भी यूज किया जाता है। कुछ मेडिसिन इससे बनाई जाती हैं, स्पेसिफिकली वो मेडिसिन जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो वहां पे मतलब स्किन के कुछ डिसीज में मेडिसिन से इसकी पोटेशियम नाइट्रेट की ही बनती है, इसलिए वी सेड यार यूज तो हो रहा है। सेकेंड, मेकिंग अ गन पाउडर, गन पाउडर तो डायरेक्टली पोटेशियम नाइट्रेट ही होता है। गन पाउडर को इसलिए यहाँ पर बोला हुआ है मेकिंग, क्योंकि उसमें दो एलिमेंट्स और डाले जाते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शंस आपके बढ़े हुए हैं और ये कोई न्यू नहीं है, ये आपके PYQs में आए हुए हैं। जिस स्टूडेंट ने PYQs करे हुए हैं उसके लिए क्वेश्चन ईजी रहा होगा। एज अ मीट प्रोडक्ट प्रिजर्वेटिव इसका यूज नहीं होता। हालांकि अगर आप लोग चेक करेंगे तो कुछ रेयरेस्ट कंडीशंस ऐसी होंगी जहां पर हम इसका यूज करते हैं, बट ओनली पोटेशियम नाइट्रेट नहीं करते। वहां पर इसकी क्लोरीन सरफेस बनाकर पोटेशियम नाइट्रेट की सिर्फ कोडिंग लगाई जाती है, तो वहां पर एक्चुअली वो जो आपने और एलिमेंट्स डाले उनकी प्रोटेक्शन के लिए। तो एज अ मीट प्रोडक्ट प्रिजर्वेटिव ये यूज नहीं हो रहा। यहाँ पर ये A, B, C तीनों करेक्ट हैं एंड वी विल गो विद D। ओके, तो ये कंफ्यूजन यहाँ पर उन स्टूडेंट्स को ज्यादा हुआ होगा जिन्होंने सिर्फ ओपन लिबरा पोटेशियम नाइट्रेट, ओके गन पाउडर आगे बढ़ लेते हैं। लेकिन अगर आप फर्टिलाइजर जाएं, और दोनों ही आपके मैनमेड कंपाउंड्स के टॉपिक हैं, केमिकल फर्टिलाइजर भी है और गन पाउडर भी है। तो आपने केमिकल फर्टिलाइजर में पढ़ा है, नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर में पोटेशियम नाइट्रेट है ना। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका CDS केमिस्ट्री का एग्जाम हो और आपके पास एवापोरेशन और वेपोराइजेशन का क्वेश्चन ना आए, है ना। तो ये रहा एवापोरेशन का क्वेश्चन। एवापोरेशन के क्वेश्चन में यहां देखिए, the surface of a concrete structure of a new construction is covered with, right, straw या कभी कुछ भी बैग से by wetting, है ना, कर देते हैं। This is done to prevent fast evaporation until hydration has proceed। अब सोचो ये टॉपिक किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा होगा। इसमें दो टॉपिक्स को कंबाइन किया गया है, एक आपका मैन मेड कंपाउंड सीमेंट और दूसरा एवापोरेशन प्रोसेस के बारे में बात करी गई है। ये तो बहुत कॉमन सी बात है, मोस्टली हम लोग सभी अपने घर में या सबने देखा हुआ है अपनी लाइफ में कि जब कंस्ट्रक्शन होता है तो वहां पर क्या किया जाता है, उसको वेट किया जाता है ना, गीला करके पानी डाला जाता है, या समटाइम उसके ऊपर आपने देखा होगा कुछ कवर कर देते हैं। कुछ कवर इसलिए कर देते हैं उसको किसी भी तरह से रोका जाता है कि वो एकदम से क्विक ड्राई ना हो, यानी उसकी ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को थोड़ा स्लो करा जाता है। ये कौन सी रिएक्शन है? ये वही रिएक्शन है जो आपने सीमेंट में पढ़ी। जब हम सीमेंट के अंदर वाटर मिलाते हैं तो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और जैसे ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है, डन हो जाती है, तो सीमेंट सॉल्डिफाइड हो जाता है। तो अगर हमें इसको सॉल्डिफाइड करना है एंड वी वांट कि भाई स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली आप अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आप यही तो चाहोगे ना कि स्ट्रक्चर जो हो वो क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, हार्ड हो। तो उसको हार्ड बनाने के लिए क्या किया जाता है, ये जो एक्सोथर्मिक की रिएक्शन है इसको स्लो डाउन किया जाता है, और इस प्रोसेस में जितना टाइम लगता है इसको सेटिंग टाइम कहते हैं। हाँ, अब आपने देखा होगा सेटिंग टाइम से बेस्ड क्वेश्चन भी आ गए। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि एवापोरेशन की प्रोसेस को थोड़ा कम किया जा रहा है। दैट मीन वही चीज हो गई ना कि इस प्रोसेस को थोड़ा स्लो डाउन किया जा रहा है। अगर आपको ये नहीं भी पता था, आप अदर्स ऑप्शन में भी जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, थोड़े से अनरिलेवेंट ऑप्शंस थे, जैसे गिव स्मूथर एंड अ क्लीनर सरफेस ओवर द सीमेंट स्ट्रक्चर। कहीं लॉजिक नहीं है ना, हटाओ यार, इसको एलिमिनेट करो। नेक्स्ट पर आओ, प्रिवेंट कर रहा है डेवलपमेंट ऑफ एनी फंगस ऑन द सरफेस। सीरियसली ऐसा कभी होता है? लेकिन हाँ, ऐसा तब होगा जब आप इसको रिमूव ही नहीं करेंगे और वेट रखेंगे। तो ये भी कंप्लीटली रॉन्ग है। यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट द कंक्रीट स्ट्रक्चर फ्रॉम द कंटेमिनेशन बाय अ डस्ट पार्टिकल। रियली जो प्रोडक्ट जो डस्ट में रहना ही रहना उसको डस्ट पार्टिकल से कैसे करेंगे? लाइक ठीक है, ये कोई स्टेटमेंट भी बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है। तो अगर मुझे नहीं भी पता था तो हम थ्रू द एलिमिनेशन से भी निकाल सकते थे, राइट। चलिए, अभी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल गया। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इजी कैटेगरी में आएगा, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन वाली नहीं है बात। और क्यों नहीं है वो भी आपको क्लियर हुआ, इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर वो चूज ही नहीं करने वाला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। लाइक एलिमेंटली जब आता है तब थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द गैसेज
मेंशन बिलो इज नॉट करेक्ट। मतलब ये जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं ये पर्टिकुलरली गैसेस के लिए दिए गए हैं और इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है वो देखिए, हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटॉप्स, ये तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। मतलब अगर हम किसी भी कंपटीशन के लिए जा रहे हैं और उसमें भाई केमिस्ट्री ने आना है ना, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आने हैं, तो ये मान के चलो कि ऐसा पेपर होगा नहीं जिसमें कहीं ना कहीं हाइड्रोजन आइसोटॉप्स का इन्वॉल्वेशन नहीं होगा। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मतलब हम बोल ही नहीं सकते कि बेसिक केमिस्ट्री या जर्नल केमिस्ट्री में कहीं पर भी कोई क्वेश्चन ऐसा पेपर में, हाँ कोई क्वेश्चन ऐसा ना आए जिसमें हाइड्रोजन आइसोटॉप्स का रिलेट ना करो। तो ये तो भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, राइट। तो ये तो भाई करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट पर आते हैं, हीलियम इज कॉमनली यूज्ड गैस इन अ इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में हीलियम यूज नहीं करी जाती। इलेक्ट्रिक बल्ब में, अब देखो अगर आप इस क्वेश्चन को भी कैटेगराइज करना चाहते हैं तो आप लोग का इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है फिजिक्स में, वहां पर आपका फिलामेंट बल्ब है जिसमें टंगिस्टन एलिमेंट का डिस्कशन करा गया है, वो हम केमिस्ट्री में करते हैं, है ना। बट अगर हम बल्ब के बारे में बात करते हैं तो उसमें कन्वेक्शन भी हो रहा होता है, उसमें रेडिएशन भी होता है, दैट इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स, है ना। तो अगर हम वहां पर देखें तो वहां पर फिल करने में प्रॉपर बताया जाता है कि आर्गन नियॉन मिक्स करके यूज करी जाती है रेडिएशन को ट्रैप करने के लिए, तो हीलियम नहीं होती। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पर, और वैसे तो मिल गया ना, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। दिस इज ऑक्सीजन इज यूज्ड टू बर्न फ्यूल इन अ रॉकेट इंजन इन स्पेसक्राफ्ट, नॉट इन स्पेसक्राफ्ट और फ्यूल। हर जगह हम बर्निंग के लिए क्या लेते हैं, आपने अब तक जितनी भी केमिकल रिएक्शन देखी होगी वहां पर क्या लिखा होता है, जब भी किसी का बर्निंग होता है, कंबशन होता है, तो वहां पर या तो एयर डालते हैं या फिर ऑक्सीजन डालते हैं। तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। और अगर किसी बच्चे को इसमें भी कंफ्यूजन है तो याद कर लो भाई, वो जूनियर क्लास, आई थिंक 6-7 क्लास, एक बर्न कैंडल है जो बर्न हो रही है, यानी बर्निंग कैंडल है, आपने उसके ऊपर फ्लास्क रख दिया, कैंडल बुझ गई। क्यों बुझ गई? क्योंकि वो जो फायर थी ना, उसको कंबशन कंटिन्यूअस करने के लिए उसे एयर ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, है ना। तो इसमें आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नाइट्रोजन कैन बी यूज इन अ गैसियस फॉर्म टू रिप्लेस एयर इन अ फूड पैकेजिंग। ये भी क्वेश्चन आपका देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉट ओनली पूछा जाता है, पूछा हुआ है कि भाई वो कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा ऑक्साइड बनाता है, और सबसे ज्यादा ऑक्साइड कौन बनाता है? नाइट्रोजन बनाती है। इसलिए हमारे वेफर्स पैकेट्स जो होते हैं ना, उसको ऑक्सीडाइजेशन से बचाने के लिए ना, ताकि जो आपके वेफर्स हैं, आपके चिप्स हैं, जो भी प्रोडक्ट है, उसमें वो आपके जो पैकेट में बंद गैस है उसमें से एयर ना ले के ऑक्सीडाइज ना हो जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए उसमें नाइट्रोजन फिल करी जाती है। तो नाइट्रोजन ना सबसे ज्यादा ऑक्साइड बनाता है। और एक चीज और याद रखना, सबसे ज्यादा ऑक्साइड बनाने की ही वजह से ये इसकी कोई एलोट्रोपिक फॉर्म नहीं होती है। तो यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, और ये वाला स्टेटमेंट है जो हमारा रॉन्ग है। समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, ओके, ये भी क्वेश्चन, अब आप बोलोगे सारे क्वेश्चन में मैं यही स्टेटमेंट दे रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन है ही ऐसा। ये आपने जितने भी कंपाउंड्स पढ़े होंगे केमिस्ट्री में या फिर पीवाईक्यूज में देखे होंगे, ये बहुत कॉमन कंपाउंड्स है। मतलब ये आए हुए हैं, ये कोई ऐसा नहीं था कि यार ये पहली बार पूछा है, ये सब पास से पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में अगर बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर के क्वेश्चन जैसे द यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर के टर्म में आ जाता है, दिस इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ए वाले का ऑप्शन हो गया, दिस इज 3, दिस इज CaOCl2। तो ब्लीचिंग पाउडर का हमारा थर्ड हो गया, दैट्स ट्रू। अब यहाँ पर देख लीजिए ए और बी है, सी और डी नहीं है, एलिमिनेट करो। नेक्स्ट पे आ जाइए, दैट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, अभी कभी भी अगर आप लोग अपना प्रिपेयर कर रहे हो तो एक सोडा से क्वेश्चन जरूर आता है, और इस पेपर में तो दोनों ही सोडा आ चुके हैं, है ना। बेकिंग सोडा भी आ गया और वॉशिंग सोडा भी आ गया। अभी अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट, दिस इज योर बेकिंग सोडा। और यहाँ पर वॉशिंग सोडा के बारे में बात करें तो वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3.10H2O, क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो जाता है। ये रहा आपका वॉशिंग सोडा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, ये वो कॉमन फॉर्मूलाज हैं जिस पर क्वेश्चन आ जाता है ना, केमिकल फॉर्मूला भी पूछ लेता है, इवन जैसे यहाँ पर भी पूछ लिया। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है ½ H2O, और जब हम CaSO4.12H2O, और जब यही हम जिप्सम के बारे में बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 2H2O, राइट। तो ये यहाँ पर मैच्ड हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ए का 3, बी का 1 और सी का 2 और डी का 4, दैट्स मीन दिस वन इज अवर करेक्ट ऑप्शन, राइट।
चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इनके ना यूजेस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी यहाँ पर तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड आ गया और इसमें यूजेस पर भी आ जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बात करते हैं इसके बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वापस से नॉट ट्रू। और एक और चीज आप लोगों को बता दूं, मैं हमेशा बताती हूँ स्टूडेंट्स को कि जब भी आप जैसे सपोज हम 24 के सेकंड वाले को पेपर को फेस कर रहे हैं, तो हमें 24 ईयर्स में या हमारे पेपर के आसपास में जितने भी पेपर्स हुए हैं जो हमारे एग्जाम्स के लेवल के होंगे ना, उन सब में क्वेश्चंस को देख लेना है। तो अभी आपको देखा होगा कि जो 24 वाला CAPF का क्वेश्चन था उसमें ग्लास के ही 3 क्वेश्चन आए थे। तो वो पहले कहीं ना कहीं था कि यार इसमें एक क्वेश्चन ग्लास का आना ही आना है या एक स्टेटमेंट भी आए तो आना ही आना है, क्योंकि ऐसा होता है हमेशा। फिलहाल इसमें देख लीजिए, विच वन अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अ ग्लास। ये वो बच्चा जिसने अभी CAPF का पेपर भी सॉल्व किया होगा, मोस्टली करना चाहिए। अगर आप सीरियस की तैयारी कर रहे हो ना तो आप NDA के पेपर भी सॉल्व कीजिए, आप CAPF के भी सॉल्व कीजिए। आपको जो स्टूडेंट सोच रहे होंगे ना NDA के क्यों करें, उसमें तो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना। नहीं, न्यूमेरिकल्स को स्किप करके और थ्योरी वाले क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, करेक्ट नहीं है। वापस से क्वेश्चन हार्ड हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं, हार्ड नहीं बोलेंगे इनको, थोड़ा सा ट्रिकी बोलेंगे। वो स्टूडेंट जिसने ऐसे ही पढ़ा हुआ है, रट्टा रट्टा मारा हुआ है, थोड़ा सा डिटेल नहीं पढ़ा हुआ। डिटेल का मतलब ये नहीं कि बहुत डिटेल में पढ़ना है। देखो मोस्टली इसमें इस टॉपिक में पढ़ने के लिए 3 चीजें हैं। इस टॉपिक का मतलब है ग्लास में पढ़ने के लिए 3 चीजें हैं। एक आप वैरायटी ऑफ ग्लासेस, यानी कितने तरह के ग्लासेस हैं और उसमें हर एक की कंपोजिशन अलग अलग है, वो कंपोजिशन पढ़नी है। यूजेस पढ़ना है। एक और टेबल होती है उसमें कलरिंग कंपोनेंट्स मिलाए जाते हैं, कौन कौन से मेटल साइंस हैं जो उसमें कलर देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। सोडियम सिलिकेट इज नोन एज वाटर ग्लास, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। तो ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट, जो वैरायटी ऑफ ग्लास होता है उसमें वाटर ग्लास होता है, उसके सामने लिखा हुआ भी होता है, उसको सोडियम सिलिकेट ग्लास भी बोलते हैं। अब यहाँ पर ग्लास इज कॉल्ड अ सुपर कूल्ड लिक्विड, एब्सोल्युटली राइट। इसको बोला जाता है ये सूडो सॉलिड है, मतलब ये ट्रू सॉलिड नहीं है भाई। ट्रू सॉलिड का मतलब क्या होता है कि जो हमेशा स्टडी यानी सॉलिड की प्रॉपर्टी शो करे। अभी हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि ट्रू सॉलिड नहीं है? बहुत इजी तरीका, आप लोगों ने कभी अपने घर में या कहीं आसपास देखा होगा, जो मोर देन 15 ईयर्स ओल्ड हो गया आपका ग्लास का डोर विंडो, तो उसका जो ग्लास होता है वो ऊपर से पतला हो जाता है, नीचे से थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो ग्लास था उसने फ्लो करा है ना। और ग्लास फ्लो कर रहा है, इसका मतलब है सॉलिड। वो देखने में सॉलिड है बट एक्चुअल में वो सॉलिड नहीं है। तो वो क्या कंसीडर हो जाता है? वो आपका सुपर कूल्ड लिक्विड है, वो आपका सूडो सॉलिड है, झूठा सॉलिड है। हाँ, तो वो किस प्रोसेस से बनाया जाता है? सुपर कूलिंग प्रोसेस से बनाया हुआ है, इसलिए उसका नाम सुपर कूल्ड लिक्विड हो गया। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, जो क्रिस्टैलिटी है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का होता है, आप कभी लाइट पास करके देखोगे तो आपको स्ट्रक्चर भी दिखाई देगा। डेवलप कूलिंग ऑफ मोल्टेन मास ऑफ ग्लास, एब्सोल्युटली राइट। ये जो मोल्टेन स्टेट होती है ना, इसी से इसको फिर जब सॉलिडिफाइड बनाया जाता है, बेसिकली वही प्रोसेस है जहां पर ये क्रिस्टलाइन होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम इसको क्या करें, मान लो हमें ग्लास को ठंडा करना भी मोल्टन स्टेट में, और हमने इसको क्या किया, एकदम से ठंडे टेम्परेचर में डाल दिया, तो क्या होगा कि इसका जो क्रिस्टल है ना वो क्रिस्टल वाला शेप में आ जाएगा। कई बार आपने देखा होगा ना, वो जो क्रॉकरी कुछ होती है जिसमें डिफेक्टिव क्रॉकरी जिसको बोलते हैं, उसमें बीच में ना डॉट करके कहेंगे डॉट डॉट बबल बबल सा दिखाई देता है, तो वो वही फॉल्ट होता है। उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड भी यूज किया जाता है, दैट इज एनेलिंग प्रोसेस। हाँ, तो ये वाला भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब हमें ये तो पता है कि हमारा 4th ही हमारा करेक्ट आंसर है, लेकिन पढ़ लो यार, देख लो फिर भी क्या दिया हुआ है। दिस इज कलर्ड ग्लासेस कैन बी मेड बाय एडिंग ऑफ डिफरेंट मटेरियल। नहीं, डिफरेंट मटेरियल नहीं, मेटल्स के मोस्टली आयनिक फॉर्म्स यूज करी जाती है। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इन स्टेटमेंट के कंपैरिजन में नॉट ट्रू, करेक्ट नहीं लग रहा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। होप इसका आंसर भी आप लोगों को मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यस, ये वाला क्वेश्चन 9th क्लास की बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें क्या है। इसमें कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमिनिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज याद रखना, केमिकल प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज अगर आप देखें, चलो बहुत बेसिक वाली बात कर लेते हैं। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ये तो बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज होती है ना। अगर आप इसमें देखो तो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं होता, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज नहीं होता। कभी भी वैलेंसी आती है तो क्या चेंज होता है? सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए जितनी भी ये केमिकल प्रॉपर्टीज है वो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए इलेक्ट्रॉन। याद रखना,
जो भी हमारे सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन स्टेबल है। अब आप अगर इस क्वेश्चन को भी कैटेगराइज करें तो 2024 के फर्स्ट पेपर में भी आया था ना, इनमें से कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, तो ये क्वेश्चन एटॉमिक थ्योरी में बेस्ड आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्रोटॉन भी कभी चेंज नहीं होता, न्यूट्रॉन भी कभी चेंज नहीं होता, और ये दोनों प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस पर, तो न्यूक्लियस भी कभी चेंज नहीं होगा। चेंजेस आएगा तो किस में आता है, इलेक्ट्रॉन्स में आता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर आ गया वो आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। वैसे इस बार के पेपर में देखा जाए तो मैन मेड कंपाउंड्स के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आ गए है ना। मैन मेड कंपाउंड्स में जैसे अभी देखा हमने सीमेंट से रिलेट करता हुआ भी क्वेश्चन आ गया, ग्लास से रिलेट करता हुआ भी क्वेश्चन आ गया, उससे पहले वो पोटेशियम नाइट्रेट गन पाउडर में है तो वो भी कहीं ना कहीं आपका मैन मेड से आ गया, और एक और मैन मेड से क्वेश्चन आ गया, दिस इज पेपर। पेपर भी वन ऑफ योर मैन मेड कंपाउंड है। तो यहाँ पर देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन, यहाँ पर नॉट नहीं बोला इसलिए डायरेक्ट आंसर होगा, कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं होना चाहिए। इनमें से कौन सा यूज किया जाता है ब्लीचिंग ऑफ पेपर, मोस्टली क्या होता है इस पर, तो अगर आप लोगों ने वो कंटिन्यूसली अपना क्या बोलते हैं न्यूज़पेपर भी पढ़ा होगा तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारी बार बोला जाता है ना कि आपके जो पेपर होते हैं स्पेशली वो न्यूज़पेपर वगैरह में बहुत कम होता है, जो ब्राइट थोड़ा क्लियर नोटबुक वगैरह के पेपर हो गए, तो पेपर्स को हमें कभी भी ना ओपनली ऐसे फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होते हैं वो जो एनिमल्स होते हैं ना, हर्बीवरस एनिमल्स होते हैं, काऊ है, बफलो, ये अगर ये खा लें तो इनको हार्म इफेक्ट देता है ये, क्योंकि इसको क्लीन करा जाता है। वापस क्लीन करने का मतलब है ब्लीच किया जाता है पेपर को, उसके लिए यूज किया जाता है क्लोरीन की आयनिक फॉर्म दैट इज क्लोराइड। तो द करेक्ट आंसर इज क्लोराइड। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है, कभी भी आप एग्जाम में देखेंगे आपका क्लोरीन का भी क्वेश्चन आ सकता है, क्लोराइड भी आ सकता है, इसको आप रिलेट भी कर सकते हो ना, क्लोरीन वाटर को भी डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है, तो इसका तो करेक्ट आंसर आ गया आपका दैट इज क्लोरीन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट नहीं है, आपके 20 तक ही यहाँ पर क्वेश्चन थे। और क्वेश्चंस को अगर मैं जज करूँ कि क्वेश्चंस कैसे थे, मतलब अगर हम कंपैरिजन करें, क्योंकि हुआ क्या कि 2024 का जो हमारा फर्स्ट पेपर था, 24 का फर्स्ट पेपर, वहां पर वेरिएशन हुआ था। वेरिएशन ये हुआ था कि फिजिक्स की जो वेटेज थी वो रिड्यूस कर दी गई थी, और फिजिक्स के जो क्वेश्चंस भी आए थे वो थोड़े डायरेक्ट नहीं थे। बट केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस यही लेवल था, है ना। और अभी ये था कि 24 का सेकंड पता नहीं कैसे जाने वाला है ना, अनएक्सपेक्टेड था, भाई फिजिक्स के साथ कर दिया, कहीं केमिस्ट्री के साथ चेंजेस ना कर ले, तो कोई चेंजेस नहीं हुआ। जैसा कि आप लोगों को बताया जाता है कि 10 से 11 क्वेश्चंस होते हैं, इतने ही क्वेश्चन इसमें आए हैं, यानी कोई भी पैटर्न में चेंजेस नहीं हुआ, जो बताया जाता है उसी पैटर्न पर रहा पेपर। मतलब अगर आपने कभी भी पढ़ना है तो बेसिकली अपनी एनसीईआरटीज को फोकस कीजिए, और कोई भी जो टॉपिक्स है उसको डिटेल, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करना, मतलब आपको बस यूज पढ़ना है, आपको जो भी आपका कंपाउंड है आपको उसके यूजेस को पढ़ना है, हाउ टू ऑब्टेन, वो प्रोसेस नहीं पढ़नी, फ्रॉम वी ऑब्टेन, हमें वो टर्म जाकर पढ़ना है। सेकंड, जब भी आप किसी भी कंपटीशन में एग्जाम देने जा रहे हैं तो एटलीस्ट वहां से बिफोर 10 इयर्स के पेपर्स को देखकर जाइए। तो अगर वो बच्चा जिसने 10 इयर्स तक के पीवाईक्यूज अच्छे से करे थे उसके लिए ये पेपर बहुत ईजी रहने वाला था, लेकिन वो बच्चे जो होते हैं लाइक ठीक है केमिस्ट्री है, कंपाउंड का नेम मुझे आता है, हो जाएगा। यहाँ पर आपने एक चीज देखी होगी, यहाँ पर जो केमिस्ट्री है वो आपकी डेली लाइफ वाली केमिस्ट्री ज्यादा होती है, मतलब द थिंग्स विच बिलोंग्स टू यू, पेपर आपसे बिलोंग करता है, ग्लास आपसे बिलोंग करता है, मतलब आप ना इन चीजों को अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। तो दैट्स अ सिंपल थिंग, अवेयर होना है, जो भी चीज यूज कर रहे हैं अगर वो आपके सिलेबस से लिंक करता है तो थोड़ा बहुत उसके बारे में जानना है। तो होप आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है और कैसे हम उसे सॉल्व करेंगे। अब वो स्टूडेंट जो नेक्स्ट पेपर के लिए प्रिपेयर कर ले उनके लिए इजी हो जाएगा कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो बिना एलिमिनेशन से कंफ्यूजन होता ही होता है। ये वो टॉपिक्स हैं, इनको लिखिए, नोट डाउन कीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप पीवाईक्यूज की स्टडी कर रहे हैं तो जो आपका एक करेक्ट ऑप्शन है आपने सिर्फ उसी को आंसर के लिए मार्क कर लिया। अभी यहाँ पर देखा आपने, मैंने आपको रिमेनिंग ऑप्शंस की भी डिटेल कराई है। सेम ऐसे ही हर सब्जेक्ट्स में पढ़िए, साइंस के स्पेशली सारे सब्जेक्ट्स में हर एक ऑप्शंस की डिटेल में जाइए और वहां से आपको पता चलेगा कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है ये बिल्कुल करेक्ट स्ट्रेटेजी है। तो थैंक यू, जय हिंद।